एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 3 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कौन से देश के पास है इस समय में। तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी आई इसका आंसर करने में। कई सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है, उन सभी को शुभकामनाएं। अब सुनिए सही आंसर। इस टाइम पर दुनिया में सबसे ज्यादा स्वर्ण का भंडार अमेरिका के पास है। दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? तो सेकंड नंबर पे है जर्मनी। और तीसरे नंबर पे कौन सा देश है? ये है इटली। भारत की स्वर्ण के भंडार में कौन सी रैंक है? तो 2018 से 19 की रिपोर्ट में भारत की 10वीं रैंक थी, लेकिन 2022 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें भारत की 9वीं रैंक है। ठीक है। तो इंडिया गोल्ड रिजर्व में 9th नंबर पे है पूरे दुनिया में। नंबर 1 पे अमेरिका है। अब अगर बात करी जाए प्रोड्यूसर की कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश कर रहा है, तो चाइना में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। दूसरे नंबर पे गोल्ड का उत्पादन सबसे ज्यादा करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। और तीसरे नंबर पे जो देश है वो है रूस, रशिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इससे कई सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के बनते रहते हैं, कभी भारत के बारे में पूछता है, तो कभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, या फिर कभी गोल्ड रिजर्व के बारे में। आप जैसे भी पूछे ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत में 75 आइकॉनिक लाइट हाउसेस हैं। उनको पर्यटन स्थल बनाने के लिए एक कैंपेन चलाया गया है। किसके द्वारा? तो ये नया कैंपेन चलाया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अब देखिए ये लाइट हाउस होते क्या हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, जितने भी समुद्री किनारे हुआ करते थे वहां पर ब्रिटिशर्स के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा इस तरीके से ऊंचे ऊंचे खंभे बनाए जाते थे। और इनके ऊपर एक लाइट लगी होती थी। ये हैलोजन लाइट हुआ करती थी, जिसको समुद्र में दूर तक ऐसे देखा जाता था। रात के टाइम में इसका यूज किया जाता था। और दूर तक ये दिखाई पड़ता था कि कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा जहाज जा रहा है, या कोई दुश्मन आक्रमण तो नहीं करने वाला है। तो ये जो लाइट हाउस हुआ करते थे, आज की डेट में इनको पर्यटन स्थल बनाने की बात करी जा रही है। पूरे भारत भर में 75 ऐसे लाइट हाउसेस हैं जिनको पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। और इसकी शुरुआत गुजरात से करी गई है अभी हाल ही में। गुजरात में कहाँ से? द्वारका का जो लाइट हाउस है, वहां से इसकी शुरुआत करी गई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको जीएसआई बोला जाता है, इन्होंने अभी हाल ही में एक नेचुरल आर्क की खोज करी है। भारत के कौन से राज्य में? ये जो नेचुरल आर्क है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको मेहराब बोलते हैं। मेहराब हिंदी में बोला जाता है, अंग्रेजी में आर्क बोला जाता है। आर्क का मतलब एक ऐसी चट्टान जिसमें छेद हुआ हो प्रकृति के आधार पर, मतलब नेचुरली उसमें छेद हुआ हो। ठीक है। तो इसको बोला जाता है आर्क। तो ये नई नेचुरल आर्क उड़ीसा में पाई गई है। ठीक है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दावा है कि ये जो आर्क है, ये 184 मिलियन साल पुरानी है। अब आप समझ लीजिए ये कितनी पुरानी होगी। और ये जो चट्टान है, इसके बीच में जो होल है, इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, ये 30 मीटर है, 30 मीटर। और जो इसकी ऊंचाई है, ये है 12 मीटर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में करी गई थी, 1851 में। इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता। और इसके चेयरपर्सन कौन है? ये है जनार्दन प्रसाद। क्या नाम है? जनार्दन प्रसाद। अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2023 जारी करी गई है। इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो पिछली बार भारत की 101 रैंक थी। इस बार भारत एक पायदान ऊपर आ गया है। भारत की दुनिया भर में फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में सभी रैंक है, 100th रैंक है। अगर बात करी जाए एशिया में, एशिया में भारत की फुटबॉल में कौन सी रैंक है? तो पूरे एशिया में 18वीं रैंक है। अब सवाल ये है कि नंबर 1 पे कौन रहा? तो 1 पे इस बार के जो फीफा चैंपियन है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है नंबर 1 पे। नंबर 2 पर फ्रांस रहा। और नंबर 3 पर ब्राजील है इस बार। बाकी अगर फीफा की बात करें तो इसकी स्थापना 1904 में पेरिस में करी गई थी। लेकिन इसका हेड क्वार्टर है ज्यूरिक। क्या है? ज्यूरिक। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? ये है गिनी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गिनी इन्फेंटिनो। और इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को फाइनल में हराया था, तो ध्यान रखिएगा इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट किसको दिया गया था? तो ये फ्रांस के खिलाड़ी कैलिन एम्बापे को दिया गया था। किसको? कैलिन एम्बापे। नीरज चोपड़ा ने अभी 2023 का लाउसेन डायमंड लीग अपने नाम कर लिया है। तो नीरज चोपड़ा ने इसमें कितने मीटर तक भाला फेंका है?
तो इन्होंने 87.66 मीटर तक भाला फेंका है। नंबर 1 पे रहे। गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने। पिछले साल का भी डायमंड लीग जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था, वो भी नीरज चोपड़ा ने ही जीता था। आपको पता होना चाहिए नीरज चोपड़ा पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने डायमंड लीग टाइटल जीता है। इसके अलावा अगर बात करी जाए सेकंड नंबर पे कौन रहे, तो दूसरे नंबर पे जो खिलाड़ी रहे हैं, इनका नाम है ज्यूलिन वेबर। क्या नाम है? ज्यूलिन वेबर। ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 87.03 मीटर भाला फेंका है। तीसरे नंबर पे जो खिलाड़ी रहे हैं, इनका नाम है जैकब वेदलेच। क्या नाम है? जैकब वेदलेच। और ये चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 86.13 मीटर भाला फेंका है। तो ये टॉप 3 खिलाड़ी रहे हैं इस बार के लाओसन डायमंड लीग के। अभी हाल ही में आउडी एजी के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? आउडी जो कि एक जर्मन कार कंपनी है, तो इसके एजी यूनिट के नए सीईओ बनाए गए हैं कौन? इनका नाम है गेरनॉट डॉलनर। क्या नाम है? गेरनॉट डॉलनर। नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? तो ये सक्सीड कर रहे हैं मार्कस ड्यूसमैन को। मार्कस ड्यूसमैन अब इसके चेयरपर्सन बना दिए जाएंगे। और ये पदभार संभाल रहे हैं 1 सितंबर से, 1 सितंबर। ऑडी कंपनी की स्थापना 1909 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी का इंगोलस्टैड। इस जगह को क्या बोलते हैं? इंगोलस्टैड। कई लोग इसको ऑडी बोलते हैं, बट ऑडी इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है आउडी। क्या बोला जाता है इसको? आउडी। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एसबीआई के नए सीएफओ का पदभार अब संभाल रहे हैं कामेश्वर राव कोदावंती। कौन है? कामेश्वर राव कोदावंती। अभी ये नए सीएफओ होंगे। और ये जिनकी जगह ले रहे हैं, ये हैं चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्र। इन्होंने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, सुरेंद्र सिंह अत्र ने। तो अब इनकी जगह पर कामेश्वर राव कोदावंती आ जाएंगे। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। अभी कुछ टाइम पहले एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए थे? तो ये है आलोक त्रिपाठी। कौन है? आलोक त्रिपाठी। बाकी अभी हाल ही में यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं अश्वनी कुमार। इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। ये भी अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था फेडरल बैंक के पार्ट टाइम चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं। तो इनका नाम है अभय प्रसाद होता, एपी होता। अभी हाल ही में नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसको कहाँ से? इसको मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है शहडोल। और शहडोल जिले के अंदर एक गांव है, इसको बोलते हैं लालपुर गांव। वहां से इसको लॉन्च किया गया है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जब शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी हो जाती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी होने लगती है, तो उस बीमारी को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। इसमें वॉमिटिंग होती है, शरीर में बिल्कुल भी स्फूर्ति नहीं रह जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी खत्म होने लगती है, ये सारी चीजें होने लगती हैं। इवन इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। एक टाइम के बाद प्लेटलेट्स काउंट भी कम होने लगता है। तो एनीमिया को जड़ से मिटाना है साल 2047 तक। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने लालपुर शहडोल एमपी से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अब इसका मेन उद्देश्य ये है कि 0 से लेकर 40 वर्ष तक के जो बीच के लोग होंगे, ठीक है, इन सब की जांच होगी। लेकिन जोर कहाँ पर दिया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज निवास करती हैं भारत में, जितने भी आदिवासी जनसंख्याएं निवास करती हैं, उन सब की टेस्टिंग होगी। और टेस्टिंग होने के बाद जो सरकारी हॉस्पिटल्स होंगे वहां पर उनका इलाज किया जाएगा। साथ में उनके एरिया में आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता भी फैलाई जाएगी इसको लेकर कि किस तरीके से आरबीसी को बॉडी में कम ना होने दें, प्रॉपर डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। पूरे भारत भर में 7 करोड़ लोगों के चेकअप्स किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और भारत सरकार ने 2047 तक इसको खत्म करने का संकल्प लिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए भारत सरकार टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कौन से वर्ष तक लेकर चल रही है, तो ध्यान रखिएगा 2025 तक का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। भारत को टीबी मुक्त बनाना है। अगर आपसे पूछा जाए भारत सरकार कौन से वर्ष तक पूरे भारत को ग्रीन डिक्लेयर करना चाहती है, तो 2070 का ये टारगेट है। जून का महीना खत्म हो चुका है और भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जून के महीने में कितना जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है? तो सरकार ने इस बार जीएसटी वसूला है 1,61,497 करोड़ रुपए। और अगर पिछले
महीने के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, मतलब मई के महीने में अगर कंपैरिजन में देखा जाए, तो ये उससे मई से 12% ज्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ है जून में। अभी तक का जो जीएसटी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ये अप्रैल 2023 के महीने में रहा है। अप्रैल के महीने में 1,87,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। जीएसटी भारत में साल 2017 में आया था। सबसे पहले दुनिया में जीएसटी को फ्रांस लेकर आया था। भारत के द्वारा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023 का होस्ट किया जा रहा है। तो इस बार का जो एससीओ समिट होगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जाएगी। और एससीओ की स्थापना इसकी स्थापना साल 2001 में करी गई थी। ये 8 देशों का समूह है। आठों देश यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन से? भारत, चाइना, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और तजिकिस्तान हो गया और किर्गिस्तान हो गया। ये टोटल 8 देश हैं जो कि इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 3 ऐसे देश हैं जो कि ऑब्जर्वर की तरह इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक तो बेलारूस हिस्सा लेगा ऑब्जर्वर की तरह, दूसरा ईरान केवल बैठकर देखेगा इसे, और तीसरा है मंगोलिया। ये 3 देश हैं जो कि बैठकर सिर्फ देखेंगे, इसमें पार्ट नहीं ले रहे हैं, ऑब्जर्वर की तरह केवल हिस्सा ले रहे हैं। एससीओ की एक प्राथमिकता रहती है, हर वर्ष एससीओ की मीटिंग में एक कंट्री को गेस्ट के रूप में शामिल किया जाता है। तो इस बार गेस्ट के रूप में कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान है गेस्ट के रूप में। आज तक आपको पता है भारत टोटल 134 एससीओ मीटिंग की अध्यक्षता कर चुका है, 134, और 14 मिनिस्टीरियल लेवल की जो मीटिंग है उनकी अध्यक्षता कर चुका है। इस टाइम पर एससीओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? अभी ये 6 महीने पहले ही अपॉइंट किए गए थे। इनका नाम है झांग मिंग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस बार सीजीएल में। केंद्र सरकार की तरफ से किसके द्वारा 6,194 करोड़ की धनराशि 19 राज्य सरकारों को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड के स्वरूप आवंटित करी गई है? देखिए, ये जो धनराशि है ये केंद्र सरकार ने 19 राज्य सरकारों को दी है कि वो इस पैसे का यूज अपने राज्य के अंदर जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं, जैसे कि भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, इन सारी चीजों से बचाव के लिए, बाढ़ आ जाती है, तो इन सारी चीजों से बचाव के लिए इस पैसे का यूज करें। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस पैसे का आवंटन किया गया है। अब देखिए, टोटल धनराशि है 6,194 करोड़, टोटल स्टेट है 19। अब इनमें से 1,209 करोड़ जो धनराशि है ये 4 राज्यों को दी गई है। एक तो यूपी हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़ हो गया, तीसरा तेलंगाना हो गया, और चौथा हो गया मेघालय। ठीक है। बाकी की जो धनराशि है 4800 सॉरी 4984 करोड़ की, ये बाकी के बचे 15 राज्यों को दिया गया है, जिनमें से अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स हैं उनमें। अभी इंडिया पोस्ट ऑफिस जो है ना, जो भारतीय डाक, इन्होंने कनाडा पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर एक नई सर्विस लॉन्च करी है। इस सर्विस का नाम क्या है? इसका नाम है आईटीपीएस। आईटीपीएस का मतलब इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस। इस नई शुरुआत के अंतर्गत भारत और कनाडा के बीच में जो भी पत्राचार होगा, जो भी पार्सल आप भेजना चाहते हैं, वो इजिली भेजा जा सकेगा। इसमें टैरिफ्स भी कम लगेंगे, मतलब पैसे पहले से अब कम लगेंगे। इसके अंतर्गत फैसला ये लिया गया है कि जो 50 ग्राम का आपका कोई भी कोरियर होगा, तो उसके लिए मिनिमम 50 ग्राम का अगर है, तो उसके लिए 400 रुपये आपको देने होंगे। उसके बाद प्रति 50 ग्राम के लिए इसके ऊपर से 35-35 रुपये आप बढ़ाते जाइए, जितने का भी आपका कोरियर बैठे। और ये पहली बार नहीं है जब इंडिया पोस्ट ऑफिस ने किसी देश के साथ पैक्ट साइन किया है। ये पूरे दुनिया में 39वां ऐसा देश है, कनाडा, जिसके साथ पैक्ट साइन किया है। इनसे पहले 38 देशों के साथ हम पैक्ट साइन कर चुके हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस की स्थापना डलहौजी के टाइम पीरियड पे 1854 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और भारतीय डाक के डायरेक्टर जनरल है आलोक शर्मा। कौन है? आलोक शर्मा। भारतीय नेवल शिप्स जो है आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेध, इन दोनों के साथ ये फ्रांस का कौन सा नेवल शिप है जो कि मिलकर मैरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल में? तो बंगाल की खाड़ी में इस बार फ्रेंच शिप सरकॉफ हिस्सा ले रहा है। कौन सा? सरकॉफ। और सरकॉफ साथ में भारत की तरफ से आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेध हिस्सा ले रहे हैं। आईएनएस राणा जो है ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ये इसकी खास बात है। और जो आईएनएस सुमेध है ये एक पेट्रोल वेसल है।
फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। बाकी आपको तो पता ही है, फ्रांस में इस टाइम पर काफी दंगे वगैरह चल रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर ये सारी चीजें। वहां पर एक व्यक्ति की पुलिस के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से वहां पे दंगे भड़क गए हैं। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कौन सा दिन मनाया जाता है हर वर्ष? यह दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कोरोनेशन सेरेमनी थी, मतलब जो इनका राज्याभिषेक था, ये कौन से वर्ष में किया गया था? पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए और थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से हम लोग इन्हें पढ़ते चले आ रहे हैं। एग्जाम इंजन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम इंजन पर मेरा जो लाइव बैच चल रहा है ये ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। आने वाले किसी भी 2023 के एग्जाम के लिए आप ये फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हो। इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, साथ में वन लाइनर की ऑल क्लासेस, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक वन लाइनर के फॉर्म में भी अलग से कवर किया हुआ है। इसके अलावा इतना ही नहीं, प्रैक्टिस क्लासेस भी यहाँ पर क्वेश्चंस की। साइंस की सारी लाइव क्लासेस हैं, एक एक साइंस की प्रैक्टिस क्लासेस भी अलग से। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है इस बैच में। आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं 2023 के हर एक एग्जाम के लिए। आप कभी भी गच्चा नहीं खाएंगे इस बैच के बेसिस पर। बाकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री के बैच, रिकॉर्डेड पॉलिटी बैच, इन सबको भी आप अवेल कर सकते हैं। स्टैटिक जीके की मैगजीन नहीं ली है तो उसे लेना मत भूलिएगा। जो ऑफर चल रहा था वो ऑफर कल के दिन खत्म हो चुका है। अभी फिलहाल कोई ऑफर नहीं है। आप इन्हीं सारे फीस पर अवेल कर सकते हैं। वैसे भी एग्जाम इंजन में सबसे कम फीस रहती है। केवल साइंस का आप बैच लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।